आज हम कक्षा 7 गणित में अध्याय 1 पूर्णांक की प्रश्नावली 1.3 हल करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कुछ भाग की प्रश्न गिवन है और उन सभी भाग के प्रश्नों को हल करना है। देखने वाली सिर्फ ये बात है, अगर हमारे पास दो ऋणात्मक संख्याएं आती हैं, मतलब माइनस को माइनस से ही गुणा करना हो या माइनस को माइनस से ही भाग करना हो, दोनों ही स्थिति में जो उत्तर आएगा वो धनात्मक होगा। अगर एक ऋणात्मक संख्या है तो उत्तर ऋणात्मक आएगा। एक एक करके हम सभी प्रश्नों को हल करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, -30 को भाग करना है -10 से। -30, देखो इस भाग को हम गुणा में बदल सकते हैं, गुणा करके, और इसको हम प्रतिलोम ले सकते हैं 1/10। अब ये 10 से आराम से कट जाएगा, ये यहाँ माइनस का 3 आ जाएगा, क्योंकि इस पूरी संख्या में एक ही बार माइनस आया है तो उत्तर माइनस का 3 आएगा। अगर मान लो यहाँ पे भी माइनस होता तो उत्तर धनात्मक होता। अगला प्रश्न बी भाग, देखो 50 गुणा में 1/-5। देखो इस पूरे भाग में एक ही बार माइनस आया है जो कि यहाँ पे, तो उत्तर हमारा माइनस में आएगा। 5 से इसको काटा 10 आ गया, तो मतलब माइनस का 10। अब ऐसे आते हैं तीसरे भाग में। तीसरे भाग में दोनों में माइनस है तो उत्तर हमारा धनात्मक आएगा। -36 गुणा में 1/-9। तो इसे कैसे भी समझ सकते हो कि माइनस से माइनस कट गया या माइनस बच गया, जो भी है। 9 चौक 36, तो उत्तर आ गया 4, क्योंकि 2 बार माइनस था तो एक बार हमारा धनात्मक आया। इस बार इसमें दोनों में देखो एक में माइनस है, उत्तर यहाँ पे हमारा ऋणात्मक होगा। -49 गुणा में 1/49। इस जो भाग के निशान को हम गुणा में करके और इसके बाद को उल्टा कर सकते हैं इनकी संख्या को, तो 49 से 49 कट जाएगा और उत्तर आ गया -1। ऐसी अगले भाग को देखते हैं। अगले भाग में यहाँ ब्रैकेट है, तो बॉड मास के हिसाब से पहले हम ब्रैकेट हल करेंगे। तो ये आ गया 13, भाग को ऐसे रहने दिया, -2 + 1। देखो ये आ गया 13 ऐसे ही रहेगा और ये भाग ऐसे ही रहेगा। -2 और +1, तो उत्तर क्या आएगा? -1। अब इसको हम सामान्य भाग कर सकते हैं। 13 गुणा में 1/-1। 1 से भाग करने पे कोई संख्या बदलती नहीं है, तो 13 का 13 ही आ जाएगा। लेकिन क्योंकि इसमें एक बार ऋणात्मक संख्या है तो उत्तर माइनस में आएगा। यह 0 गुणा में 1/-12। 0 को तुम किसी भी संख्या से गुणा कर दो, उत्तर 0 ही आता है, तो इसलिए हम शून्य को ऐसे छोड़ देंगे। क्वेश्चन का जी पार्ट, -31 है गुणा में, नहीं अभी पहले भाग ही रखते हैं क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट दिया हुआ है। ब्रैकेट में -30 को भाग किया गया है -1 से, -1। तो देखो -31 को भाग करना है, यहाँ देखो 2 बार माइनस है, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, तो उत्तर हमारा प्लस का आ जाएगा। और अब इसको आराम से हम भाग दे सकते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास। यहाँ हमने गलती से यहाँ माइनस लगा दिया जबकि यहाँ प्लस था। अगर माइनस यहाँ भाग का निशान होता तो बिल्कुल ऐसे करते, क्योंकि यहाँ प्लस का निशान है, एनसीईआरटी में प्लस का निशान दिया गया है, तो इसलिए इसको दोबारा से कर लेते हैं हम। इसको, इस चीज को हटा के यहाँ पे भाग का निशान के बजाय यहाँ प्लस का निशान लगा लेते हैं हम। इससे क्वेश्चन का जो उत्तर है वो बदल जाएगा। अब देखो यहाँ अगर प्लस होता तो यहाँ माइनस का 1 आ जाता, इससे क्या होता -31 और -1 -31 आ जाता। अब -31 को -31 से भाग देंगे हम, 30 गुणा में -31, तो ये दोनों कट जाएंगे और आएगा 1, क्योंकि दोनों बार देखो दोनों में माइनस था, यहाँ भी माइनस हो जाता और यहाँ भी माइनस था, इससे मैं यहाँ से आता। अब आते हैं एच भाग की तरफ। एच भाग में है, पहले इस ब्रैकेट को हल करना पड़ेगा। पहले ब्रैकेट को हल किया हमने इसमें, तो ये आ गया -36 गुणा में 1/12 और भाग 3। इसे ऐसे कर देते हैं। अब देखो 36 को 12 से काट सकते हैं, 12 × 36, यहाँ पे एक ही बार माइनस है तो -3 आ गया और भाग 3।
-3 को अगर 1/3 कर दें इसे, तो देखो 3 3 कट जाएंगे, उत्तर आ गया -1। और इसका अंतिम भाग में 2 ब्रैकेट है, तो दोनों ब्रैकेट को अलग अलग हल करते हैं। पहले तो हम पहला ब्रैकेट है -6 + 5 भाग या -2 + 1। देखो -6 और प्लस का 5 है, तो मतलब माइनस का 1 बचा। और यहाँ -2 प्लस का 1 है, तो यहाँ भी माइनस का 1 बचेगा। अब -1 को भाग करना है -1 से, दोनों में माइनस है, उत्तर हमारा प्लस का जाएगा। इस तरह हमारे सारे भाग हो गए। प्रश्न संख्या 2, ए, बी और सी के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए a भाग b प्लस सी बराबर नहीं है a भाग b प्लस a भाग c को सत्यापित कीजिए। देखो यहाँ पे a और b में हमें कुछ a b c के मान दिए हैं, उन मानों को रख के इन दोनों को सत्यापित करना है कि पहला जो बायां पक्ष है वो दाएं पक्ष के बराबर नहीं है। हम पहले भाग a को लेते हैं। भाग a में a 12 दिया हुआ है, b -4 और c 2 दिया हुआ है। इसका हम बायां पक्ष लेते हैं। देखो बाएं पक्ष में है a भाग b प्लस c। अगर इसमें हम मान रखते हैं a है हमारा 12 भाग b -4 है और प्लस c है हमारा 2। अगर इसको हल करें तो देखो 12 -4 और +2, ये माइनस का 2 आ जाएगा। यहाँ पे भाग का निशान है। अब इसमें हम भाग के निशान को गुणा में बदल के 1/-2 ले सकते हैं। इसको इस 2 से भाग किया तो 6 आ गया। क्योंकि यहाँ पे एक बार माइनस था तो उत्तर हमारा माइनस का 6 आ गया। ये बायां पक्ष है। अब हम करते हैं दाएं पक्ष। जो दायां पक्ष है, दाएं पक्ष में है a भाग b प्लस a भाग c। देखो a कितना है हमारा, भाग 1 में 12 को भाग किया b से, b -4 है, ये पहला भाग आ गया, प्लस a भाग c, a मतलब 12 और भाग c 2 है। तो देखो पहले भाग में करते हैं हम, तो 12 को 1/-4 से गुणा करना होगा, ये पहला ब्रैकेट आ गया। और यहाँ पे 12 को 1/2 से गुणा करना है। यहाँ 4 से भाग करेंगे तो 4 × 12 आ जाएगा। क्योंकि नीचे एक माइनस का निशान था तो ये -3 आएगा। ये पहला तो ब्रैकेट हल हो गया। अब इस 2 से किया तो 6 आ गया, तो दूसरे ब्रैकेट में 6 आ गया। देखो एक संख्या -3 है, दूसरी प्लस के 6 है, तो दोनों मिला के 3 आ गए। यहाँ पे देखो बाईं तरफ हमारे पास माइनस का 6 आ रहा है, दाहिनी तरफ हमारा 3 आ रहा है। इसका अर्थ ये होगा कि a भाग b प्लस c बराबर नहीं है a भाग b प्लस a भाग c। अब देखो यही हमें सत्यापित करना था, इसी चीज को सत्यापित करना था ऊपर ना, कि ये दोनों बराबर नहीं है। हमने यही सत्यापित किया, क्योंकि एक भाग आ रहा था -6 और एक भाग आ रहा था प्लस का 3, तो दोनों बराबर नहीं है। अब ऐसा ही करते हैं हम बी भाग के लिए, बी सेकंड पार्ट के लिए। बी भाग में ए दिया है -10, तो हम फिर से वही करते हैं। बी के लिए ए है हमारा -10, बी है 1 और सी है 1। इसका बायां पक्ष लेते हैं। बायां पक्ष है a भाग b प्लस c। देखो a है हमारा -10, उसको भाग दिया b प्लस c से, b है 1 c है 1, मतलब -10 भाग 2। और इसको सामान्य भाग कर सकते हैं, -10 गुणा 1/2 आ जाएगा, 2 से ये 10 कट जाएगा, 5 आ जाएगा, अर्थात हमारा उत्तर आ गया -5। तो ये हमारा बायां पक्ष आ गया। अब हम करते हैं दाएं पक्ष को। देखो दाएं पक्ष में क्या दिया हुआ था, a भाग b, ये हमारा दायां पक्ष है, a भाग b प्लस a भाग c। a है हमारा -10। देखो यहाँ पे हमने a b c पहले ही लिख लिया था। a है -10,
भाग 1 प्लस -10 भाग 1। -10 को 1 से भाग करो, माइनस का 10 ही आएगा, और ऐसे ही -10 को 1 के भाग किया, -10 ही आएगा, यहाँ -10 आएगा। -10 और -10 ये -20 हो गया। अब देखो साफ देख सकते हैं ना कि ये माइनस का जो 20 है और ये माइनस का 5 है, दोनों बराबर नहीं है, अर्थात a भाग b प्लस c बराबर नहीं है a भाग b प्लस a भाग c के। और ये इस तरह से हमारा ये वाला भाग भी सत्यापित हो गया। देखो पहले भाग को, इस वाले भाग को हमने यहाँ सत्यापित कर दिया और दूसरे भाग को यहाँ एकदम लास्ट में सत्यापित कर दिया। यहाँ पे प्रश्न संख्या 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखो यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करने से पहले हमें 2 बातें याद रखनी पड़ेंगी। एक पहली ये है, किसी संख्या को अगर उसी संख्या से भाग दिया जाए उत्तर 1 आता है। दूसरा है, अगर किसी संख्या को 1 से भाग दिया जाए तो उत्तर में वो संख्या आती है। इन दोनों बातों पे ही आधारित है पूरा प्रश्न। जैसे पहला है, देखो यहाँ पे 369 है, उसको किससे भाग दें कि 369 आए, मतलब उसको हम 1 से भाग देंगे, क्योंकि 1 से भाग देने पे, देखो यहाँ पे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं ना, 1 से भाग देने पे संख्या वही आ जाती है। यहाँ पे देखो 75 को, -75 को किसी संख्या से भाग देने पे माइनस का 1 आता है। तो देखो किसी संख्या को उसी संख्या से भाग देने पर ही 1 आता है, मतलब आएगा तो यहाँ पे 75 ही। अब इस 75 में देखो दोनों संख्याओं में, एक यहाँ एक माइनस है और यहाँ एक प्लस है। जब एक माइनस और एक प्लस हो तभी उत्तर माइनस का होता है, अर्थात यहाँ पे उसका उत्तर 75 ही होगा। अगर यहाँ पे प्लस का 1 होता तो यहाँ पे माइनस का 75 रखते हैं। अब आते हैं तीसरे भाग पे। तीसरा भाग है 206, माइनस का 206 है, उसको किसी संख्या से भाग दिया, 1 आया है, तो देखो उसी संख्या से भाग देना पड़ेगा 206 से ही, क्योंकि उत्तर यहाँ देखो धनात्मक है। इसका मतलब यहाँ बाईं तरफ दोनों ऋणात्मक होने चाहिए या दोनों धनात्मक होने चाहिए। तो -206 तो ऋणात्मक है, इसका मतलब ये भी ऋणात्मक हो, यहाँ -206 आएगा। अगर दाहिनी तरफ माइनस का 1 आया होता तो यहाँ पे हम उत्तर 206 रखते, इसकी जगह पे 206 रखते, पर क्योंकि राइट हैंड साइड धनात्मक है, मतलब बाईं तरफ दोनों संख्याएं ऋणात्मक होंगी, तो इसका उत्तर माइनस का 206 आएगा। यहाँ पे देखो 87 को किसी संख्या से भाग किया तो 87 ही आया, मतलब 1 से भाग किया होगा। अगर हम 1 से भाग करें 87 को तो यहाँ माइनस का 87 आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो एक माइनस भी है, इसीलिए हमें 1 को माइनस का रखना पड़ेगा। ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ 2 माइनस हो जाएंगे, उत्तर हमारा धनात्मक हो जाएगा, उत्तर तो रहेगा वही। अगले प्रश्न में आते हैं, किसी संख्या को 1 से भाग देने पे -87 आता है, तो वो संख्या क्या होगी, 87 ही होगी। अब देखो दाहिनी तरफ हमारे पास माइनस का 1 है, तो बाईं तरफ भी 1 माइनस होना चाहिए, तो इसको हम माइनस का 87 लिखेंगे। यहाँ पे किसी संख्या को 48 से भाग देने पे माइनस का 1 आया है, तो 48 को ही 48 से भाग देंगे तभी ऐसा आएगा। दाहिनी तरफ देखो माइनस का 1 है, तो बाईं तरफ भी 1 माइनस होना चाहिए, तो इसे हम माइनस का 48 लेंगे। ऐसे अगले भाग पे आते हैं, 20 को किसी संख्या से भाग देने पे 2 आएगा, माइनस का 2, तो ये तो हमें पता है कि 10 से भाग देने पे 2 आता है, 10 दूनी 20 होता है। दाहिनी तरफ माइनस का 2 आया है, मतलब बाईं तरफ 1 माइनस होना चाहिए, इस 20 से माइनस नहीं है, तो इसलिए हम 10 में माइनस लगाएंगे, तभी जाके माइनस का 2 उत्तर आएगा। अब ये है, किसी संख्या को 4 से भाग देने पे माइनस का 3 आया है, तो देखो 4 3 12 होता है, इसका मतलब यहाँ 12 आएगा। 12 को 4 से भाग देंगे 3 आएगा, लेकिन दाहिनी तरफ माइनस का 3 आया है, तो बाईं तरफ भी 1 माइनस होना चाहिए, ये वाला 4 तो प्लस का है, तो मतलब ये 12 माइनस का होना चाहिए। इन चीजों को ध्यान में रख के कभी भी ऐसे रिक्त स्थान आते हैं उनको भरा करें। प्रश्न संख्या 4, 5 ऐसे पूर्णांक युग्म a, b लिखिए ताकि a भाग b बराबर -3 हो। ऐसा एक युग्म -6 -2 है, क्योंकि 6 को -2 से भाग करने -3 आता है। देखो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि a भाग b बराबर -3 है। इसका अर्थ ये है कि
देखो यहाँ दो बातें हैं। एक तो ये कि b का 3 गुना a है, मतलब जो संख्या यहाँ रखेंगे, मान लो यहाँ x रखा तो यहाँ पे 3x होगा, जिस संख्या का 3 गुना यहाँ पे होगा। और दूसरी चीज, इन दोनों में से कोई एक संख्या ऋणात्मक होगी तभी उत्तर माइनस का 3 आएगा। चाहे इसको ऋणात्मक रखो चाहे इसको ऋणात्मक रखो, सिर्फ इन तीनों को, मतलब इन दोनों बातों को ही ध्यान में रख के हम यहाँ सारे युग्म ज्ञात करेंगे। जैसे पहला है, देखो पहला हम ध्यान क्या रखेंगे कि इस संख्या का 3 गुना यहाँ पे होना चाहिए, दाहिने तरफ की संख्या का 3 गुना बाईं तरफ होना चाहिए। अगर यहाँ हम 4 रखते हैं तो यहाँ 12 होगा, ये पक्का है। दोनों में से किसी एक संख्या को ऋणात्मक करना है, मान लो इसको ऋणात्मक कर दिया हमने, अब ये उत्तर आ गया हमारा, ये बराबर -3 आ गया। मान लो यहाँ 10 रखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, -30, या तो 10 को माइनस करो या फिर 30 को माइनस करो, तो ये -3 आ गया। ऐसे हम बहुत सारी संख्या, असंख्य संख्याएं सोच सकते हैं कि यहाँ पे हमने 3 रखा या -3 रखा तो यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ 9। दोनों में से एक को ही माइनस रखना है क्योंकि उत्तर माइनस आएगा। जब 2 माइनस होते हैं तभी एक माइनस आता है उत्तर। यहाँ पे मान लो हमने 100 रख दिया, माइनस का 100 रखा है तो यहाँ पे 300 आएगा, इस तरह उत्तर -3। ऐसे तुम जितनी चाहो उतनी संख्याएं यहाँ सोच सकते हो। ध्यान सिर्फ ये रखना है कि ये b है, b का 3 गुना a होना चाहिए और दोनों में से किसी एक को माइनस कर देना चाहिए। इस तरह हमारे जो बनाई हुई 4 भाग बनाए हमने, चलो एक पांचवा, यहाँ 5 युग्म बोला गया ना, एक युग्म और लेते हैं, यहाँ रखते हैं -1, तो 1 का 3 गुना 3 होता है तो ये आ गया -3। ये 5 युग्म जो हमने बनाए हैं वो कौन कौन से हैं, एक है 12, -4, दूसरा है 30, -30, 10, तीसरा है 9, -3 और चौथा है 300, 100 और लास्ट है 3 -1। तो देखो ये 5 युग्म है। आप चाहो तो इनसे अलग और 5 युग्म बना सकते हो। प्रश्न संख्या 5, दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर था। यदि ये आधी रात तक 2 डिग्री प्रति घंटे की दर से कम होता हो तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे होगा और आधी रात को तापमान क्या होगा। देखो दोपहर 12 बजे, दोपहर 12 बजे, 12 बजे कितना तापमान था, 10 डिग्री सेल्सियस। ये प्लस का 10 था क्योंकि 10 डिग्री ऊपर लिखा गया है। और किस समय तापमान 8 डिग्री नीचे होगा, देखो -8 डिग्री सेल्सियस के लिए हमें ये निकालना है ना कि -8 डिग्री सेल्सियस कब होगा, के लिए तापमान परिवर्तन, तापमान परिवर्तन कितना हुआ, तापमान परिवर्तन बराबर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या -8 को घटा देते हैं तो कितना आएगा, 10 + 8 बराबर 18 डिग्री। 18 डिग्री परिवर्तन हुआ। तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि 10 डिग्री तापमान था, 10 डिग्री से पहले 0 तक पहुंचा, 0 डिग्री पहुंचा तो कितना तक परिवर्तन हुआ, 10 डिग्री परिवर्तन हुआ। और फिर 0 से -8 तक पहुंचा तो ये 8 डिग्री और परिवर्तन हुआ, तो कुल मिला के 18 डिग्री सेल्सियस परिवर्तन हुआ। अब हमें ये देखना है कि 18 डिग्री सेल्सियस में परिवर्तन हुआ कितनी देर में हुआ, कितने घंटों में हुआ। तो देखो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे, मतलब 1 घंटे में 2 डिग्री होता है, मतलब 2 डिग्री तापमान गिरने का समय, तापमान गिरने का समय। देखो कितना समय है, 2 डिग्री 1 घंटे में गिरता है, तो 1 डिग्री तापमान गिरने का समय कितना आएगा, 1/2 घंटे। और हमें कितना तापमान गिराना है, 18 डिग्री। 18 डिग्री तापमान गिरने का समय निकालना है, तो 18 डिग्री सेल्सियस तापमान गिरने का समय बराबर 1/2 गुणा में 18, मतलब कुल मिला के 9 घंटे बाद ये तापमान -8 डिग्री हो जाएगा। और अभी समय क्या है, अभी दोपहर के 12 बजे हैं,
तो 9 घंटे बाद समय क्या होगा? 9 घंटे बाद समय बराबर 9 बजे होंगे शाम के। तो शाम के 9 बजे, क्योंकि अभी तो 12 बजे है ना, 9 घंटे बाद सीधे 9 बज जाएंगे। शाम के 9 बजे तापमान -8 डिग्री होगा। अब अगले प्रश्न पे आते हैं कि आधी रात को तापमान क्या होगा? आधी रात मतलब रात को 12 बजे। दोपहर के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक कितना समय होता है? 12 घंटे। तो 12 घंटे बाद तापमान परिवर्तन कितना होगा? 12 गुणा 2 मतलब -24, क्योंकि 2 डिग्री गिरता है तापमान, -24, तो नहीं -24 डिग्री तापमान गिर जाएगा। और अभी तापमान कितना है? दोपहर के 12 बजे। तो आधी रात का तापमान, अभी के तापमान में से ये तापमान घटा देंगे हम। आधी रात का तापमान देखो 24 डिग्री कम हो गया ना। किससे कम हुआ है? 10 से। अभी तो हमारे पास कितना तापमान था? 10 डिग्री ऊपर था, प्लस का 10 था। तो प्लस का 10 डिग्री है, प्लस -24 डिग्री गिर गया, तो बचा कितना हमारे पास? -14 डिग्री सेल्सियस। तो आधी रात का तापमान -14 डिग्री सेल्सियस है। प्रश्न संख्या 6, एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए +3 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं, और किसी प्रश्न को हल करने का प्रयत्न नहीं करने पर कोई अंक नहीं दिया जाता। इसमें पहला भाग है, राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए, उसने 12 उत्तर सही किए, उसने कितने प्रश्न गलत किए होंगे? देखो एकदम सीधा सीधा प्रश्न है कि सही प्रश्नों के अंक, सही प्रश्नों के अंक प्लस गलत प्रश्नों के अंक, बराबर यहां कुल योग। अब देखो सही प्रश्नों के अंक कितने हैं? अगर हम भाग 1 को करें, सही प्रश्न कितने हैं? 12 उत्तर सही किए उसने, तो 12 गुणा में सही के अंक कितने हैं? 3, 12 गुणा 3। गलत क्या है पता नहीं है, गलत को हम छोड़ देते हैं अभी, बराबर कुल योग कितना है उसका? 20 दिया हुआ है, कुल योग है, तो 20 आ गया। तो देखो सीधा सीधा प्रश्न है ये कि गलत प्रश्नों के गलत अंक या गलत प्रश्नों के अंक यहां पे आ जाएंगे। 20 में से इस 36 को उधर ले आके दाहिनी तरफ आके माइनस कर देंगे हम, 36, तो ये आ गया -16। तो गलत प्रश्नों के अंक कितने आ गए? 16। अब एक गलत प्रश्न के अंक -2 मिलते हैं, तो गलत प्रश्नों की संख्या बराबर गलत प्रश्नों की संख्या बराबर, देखो -16 कुल अंक है और एक गलत प्रश्न के अंक है -2, तो 2 2 कट गए, 2 8 16, मतलब 8 प्रश्न उसने गलत किए थे। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था कि सही प्रश्नों के अंक, गलत प्रश्नों के अंक बराबर कुल अंक। इसके में हम रख सकते हैं, एक समीकरण बन जाएगी और हल कर देंगे। ऐसे करते हैं हम सेकंड भाग को। दूसरे भाग में है, मोहिनी टेस्ट में -5 अंक प्राप्त करती है, जबकि 7 उत्तर सही पाए जाते हैं, कितने प्रश्न गलत किए? तो देखो इसको भी इसी में रखते हैं हम, 5 अंक मिलते हैं उसको, तो प्राप्तांक कितना उसका? -5, 5 नहीं -5 है, तो कुल अंक इसके -5 हो गए। 7 उत्तर सही पाए गए, मतलब 7 गुणा में 3, ये उसका सही प्रश्नों के अंक है, और गलत प्रश्नों के अंक यहां रख दिए हमने। तो देखो इसमें 7 या 21 आया, 21 को उधर ले आके माइनस कर देंगे हम, तो गलत प्रश्नों के अंक
बराबर -5 और -21, कितना हो गया -26। एक गलत प्रश्न, देखो एक गलत प्रश्न के लिए -2 अंक मिलते हैं। तो गलत प्रश्नों की संख्या, गलत प्रश्नों की संख्या बराबर -26 बटे -2। ये माइनस माइनस कट गए और ये 13 आ गया। तो गलत प्रश्न ने कितने किए? 13 प्रश्न उसने गलत किए थे और सही 7 किए थे, और तभी उसको अंक माइनस में मिले हैं। प्रश्न संख्या 7, एक उत्थापक किसी खान कूपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है तो -350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा? देखो ये मान लो ये कूपक है जहां उसे नीचे जाना है, तो 10 मीटर ऊपर यहां से स्टार्ट करता है, वो इस जगह से यहां से स्टार्ट करता है, फिर अंदर जाता है। अंदर कहां तक जाता है? -350 तक जाता है। देखो कुल दूरी उसने कितनी तय की? ये पूरी दूरी यहां से यहां तक, मतलब 350 ये भी तय की उसने और 10 ये भी तय की। तो कुल दूरी बराबर 350 प्लस 10 मतलब 360 मीटर। गहराई में गया है इसलिए हमने इसे माइनस लिया है, ऊपर जाता है इसे प्लस लेते हैं। लेकिन दूरी को अगर मेजरमेंट करें हम तो ये 350 है और ये 10 है, तो कुल 360 मीटर है। अब सिंपल से यहाँ पे देखो एकक नियम लगाते हैं और इसको हम ज्ञात कर सकते हैं 360 मीटर में कितना समय लगेगा, क्योंकि हमें 6 मीटर के लिए 1 मिनट दिया हुआ है। 6 मीटर दूरी के लिए समय बराबर 1 मिनट। तो देखो अगर 6 मीटर दूरी के लिए 1 मिनट समय है तो 1 मीटर दूरी के लिए कितना समय होगा? 1 मीटर दूरी के लिए समय बराबर 1/6, इतने मिनट। और हमें निकालना कितना है? 360। तो 360 मीटर दूरी के लिए समय बराबर 1/6 गुणा में 360 मिनट, इतने मिनट। इसे हम 6 से भाग कर सकते हैं, 60 आ गया, मतलब उत्तर आ गया हमारा 60 मिनट। और 60 मिनट को क्या बोलते हैं हम? 1 घंटा। तो 1 घंटे समय के अंदर वो नीचे पहुंच जाएगा।